इसकी तरफ चलते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपको देखना है, इजी पीजी से कोई क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी। और 27 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ स्क्वायर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये दो केस हमने ले लिए हैं और आई होप सो कि आपको ये आसानी से हो जाने चाहिए कि रेंज निकालनी है। रेंज आप जान सकते हैं, पहले वाले में अब तक आपने शायद निकाल ली हो। ये वैसे आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर आपने हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इंटीजर ही आएगा। सपोज करें आपने 1.5 इसके अंदर रखा, 1.5 माइनस 1.5 एंड it will getting out the 1 because it gets only the lowest value which we need for, ठीक। it always have the less value or equals to, ठीक। 1.5 minus 1 there is 0.5 we got, तो 0.5 आपका कैसा है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है आप इस बात को आसानी से बता सकते हैं। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 1 तक होती है, यानी कि इट मेक्स सेंस कि इसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। कभी बन जाएगी अगर आप इसकी वैल्यू 1 पहुंचा पाएंगे, ये बताएंगे आप मुझे बस। ग्रेटेस्ट जब आप कोई इंटीजर रखते हैं 5 माइनस 5, इन दैट केस 5 माइनस 5 ये 0 पहुंच जाएगा, तो आप इसमें 1 नहीं ला पाएंगे। क्या नहीं ला पाएंगे? 1 नहीं ला पाएंगे, तो ये वाला आपका केस एक बन गया, ठीक। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस केस को आसानी से देख सकते हैं आप। इसकी रेंज निकालना जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9, एक्स स्क्वायर शुड लेस देन इक्वल्स टू 9। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आती है -3 से 3, -3 से 3 तक। ये एक टर्म आपके सामने आई। लेकिन इसके अगर हमें रेंज देखनी हो तो रेंज के केस में आप इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो? मिनिमम वैल्यू आप इसकी 0 ला सकते हो, क्योंकि नेगेटिव आप ला नहीं पाएंगे, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो स्क्वायर रूट में 9 है, किसकी टर्म निकल करके आई बाहर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी ला सकते हैं स्क्वायर रूट में? नेगेटिव ला नहीं सकते, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से डोमेन -3 या 3 रख लो, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में 9 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 9, ये आपका 0 आ गया। या 3 भी रखेंगे तो इन दैट केस इट इज आल्सो 0। सो वी गेट आवर आंसर इज, हमारा आंसर जो आ गया वो आया है 0 से लेके आपका 3 तक, 0 से 3 तक। जब आप इसकी वैल्यू 0 रख रहे होंगे उस केस में इसकी वैल्यू 3 आएगी और 0 और 3 आपके आंसर में आ जाएंगे। दोनों इसके अंदर आ सकते हैं, संभवतः ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 0 से 3 इसका रेंज आ गया। बहुत इजी केस था, और इजी भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी केस था। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन में आपने केसेस आई होप सो कि करे हैं। कुछ क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी के भी देख लिए होंगे या हमारे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हमने इसमें सिखाया है। केस लिखने की कोशिश करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Function is defined f(x) equals to, function f is defined as f(x) equals to x square and 3x. x belongs to 0 to 2, less than equals to 2, and x greater than equals to 2, 2 less than equals to 10. सवाल बोला है find f2, फाइंड f2। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने का मतलब उसमें साइन का फंक्शन है एक्चुअली है। यहां पर जो देखने वाला विषय है वो साइन को देखना है। साइन का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। बाल काट ले, बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सो के उठ के तो नहीं आ गया मैं। हाँ ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक्चुअली यहां पर भी आपका इक्वल्स टू का साइन लगाया और यहां पर भी इक्वल्स टू का साइन लगाया। इट मेक्स अ सेंस कि 2 आपका दोनों के केस में है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। तो f2 अगर हम पहले वाले केस में रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, f2 अगर हम दूसरे वाले केस में रखते हैं तो 3 into 2 6। तो इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं f2 की,
और क्या ऐसा हो सकता है कि एक की दो वैल्यू आए, ये मैनिवन फंक्शन हो सकता है। तो ये टर्म आई, तो इस केस में जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड केस में आ जाएगा आपका ये, क्योंकि इसकी दो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर इसमें से एक में टू नहीं होता, मान लेते हैं कि यहां पर लेस देन इक्वल्स टू की जगह लेस का साइन होता है, स्ट्रिक्टली लेस का, x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उस केस में केवल हमारा ये वाला केस काउंट हो जाता है एंड इट हैज द वैल्यू ऑफ 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, और ये वाला केस हमने लिख लिया है fx equals to ax plus b where a and b are integers, और एक केस ये दिया हुआ है f minus 1 equals to minus 5 और f 3 equals to 3, और आपसे बोला है कि a और b की वैल्यू बताइए। जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसे ही आए, सवाल दूसरे ढंग से भी आ सकता है कि आपके दो फंक्शन दिए जा सकते हैं, a की वैल्यू जैसे -1 और 3 और आपका b a to b ऐसे करके फंक्शन लिखा जा सकता है a to b, और बोला जा सकता है कि आपकी ये जो फंक्शन है वो एक लीनियर इक्वेशन है, ऐसे भी एक सवाल बन सकता है। क्या है वो? एक लीनियर इक्वेशन है। सवाल को ऐसे ही बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ दिया ही हो इतनी टर्म्स में, वो कुछ इस ढंग से भी से सवाल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो ये सवाल का दूसरा प्रारूप है जिसे हम देख सकते हैं। फिलहाल इस सवाल पर चलते हैं। ये केस थोड़ा आसान है, आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। ये वाली जो टर्म है वो x की वैल्यू दी हुई है और fx की वैल्यू दी हुई है -5। जब आप fx के केस में इस टर्म को रखने की कोशिश करते हैं, fx इक्वल्स टू ax प्लस b, और a इंटू x की जगह पर आपने रखा है -1 प्लस b इक्वल्स टू -5, यहां से -a प्लस b इक्वल्स टू -5, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? a -5। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर रख दीजिए, f3 इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी दी है? 3, और f3 बोला है 3। इट मेक्स अ सेंस कि आप जब इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे a into 3 प्लस b इक्वल्स टू 3 और 3a प्लस b इक्वल्स टू 3, b की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख देंगे, तो 3a प्लस a -5 इक्वल्स टू 3, 4a इक्वल्स टू 5 प्लस 3। इट मेक्स सेंस कि 8 और a की वैल्यू आ गई आपकी 2। a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 -5 एंड -3, b की वैल्यू आपकी -3 आई है। a और b की वैल्यू आपकी आ गई। इजी केस है। और दूसरा प्रारूप ये हो सकता है कि एग्जाम में इसको टफ बनाने के लिए केवल इसमें लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, इसे हटा दिया जाए। डोमेन और रेंज को जो इसमें x और fx दिया हुआ है इसको ऐसे ना करके सेट की फॉर्म में दे दे या आपका फंक्शन की फॉर्म में दे दे, तो वैसा भी किया जा सकता है इस सवाल को कराने के लिए। हालांकि इतने इजी केसेस कम आते हैं, लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये केस जरूरी है। चलिए कुछ केसेस और करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। फंक्शन दिया हुआ है r to r। आप इस टर्म को अच्छे से पढ़ा लीजिए। एक इसमें से डोमेन होती है और एक इसमें से कोडोमेन होता है। इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 2x प्लस mod x। ये केस दिया हुआ है एंड देन बोला है f3x माइनस f माइनस x माइनस 4x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आई होप कि आप इसे आसानी से निकाल पाए। f3x कितना आएगा इसे निकाल लेते हैं। fx कितना दिया हुआ है? fx दिया हुआ है आपका 2x प्लस mod x। क्लियर है? f3x रखिए, जहां पर x है उसको शिफ्ट किससे करेंगे? x को शिफ्ट कर दीजिए 3x से, 2 into 3x प्लस mod के अंदर 3x। इट मेक्स अ सेंस कि ये कहां से 2 3 6x प्लस 3 mod x में से 3 बाहर निकल जाएगा, mod x अंदर। जैसे mod के अंदर 3x होता है, mod के अंदर 2x होता है, तो mod बाहर निकाल लेते हैं, बाकी का अंदर रह जाता है। ये क्लियर है? क्योंकि mod का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ x के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। अब अगर हम बात करें f माइनस एक्स की, यहां पर दूसरी टर्म f माइनस एक्स बोली है और f माइनस एक्स निकाल लीजिए। 2 into x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और मोड के अंदर माइनस एक्स रखेंगे। ठीक,
ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, मोड के अंदर माइनस x का इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, मोड x आ गया। ठीक, रख लेते हैं बेटा इस केस में। और f 3x की वैल्यू कितनी है, 6x प्लस 3 मोड x माइनस f माइनस x की वैल्यू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो गया माइनस का मोड x माइनस 4x, तो 6x प्लस 2x 8x माइनस 4x और 3 मोड x माइनस मोड x प्लस का 2 मोड x। तो 8x में से 4x गया तो 4x प्लस 2 मोड x, और यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आपका कॉमन आ गया 2x प्लस मोड x। और ये जो केस आया आपका किसकी तरह आ रहा, 2 ऑफ fx के बराबर ये केस आ गया। ये जो सारा फंक्शन था, ये वाला सारा फंक्शन किसके बराबर आ गया, 2 ऑफ fx के बराबर ही आ गया, क्योंकि इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी 2 ऑफ fx और fx इस फॉर्म में दे रखे हैं, x या उसकी कोई सी और की वैल्यू नहीं दी हुई है। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो एंड यू आर डूइंग रियली हार्ड वर्क। ये 50 सवाल दिखने में आपको लगेंगे तो इजी, जो हम आज 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दिखने में इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आई स्वेयर कि आपको एडवांस तक में एडवांटेज देंगे। आईआईटी एडवांस में भी इनका एडवांटेज मिल जाएगा अगर आप इन्हें करते हैं, रियली मन से करते हैं तब, क्योंकि इनका कंटेंट नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में मिलेगा, उसके नेक्स्ट में मिलेगा और एडवांस में भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन को जोड़ करके एक सवाल तैयार कर दिया, लो आ गया एडवांस में। आप छोटे पार्ट को नहीं कर पाएंगे तो बड़े पार्ट को कैसे करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली एडवांस का करा दूं तो क्या आप करोगे, नहीं करोगे, पहले सवाल देख के ही मना करने का मन हट जाएगा। रीजन बिहाइंड कि आपको इजी वाला क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। अब इस वाले सवाल को करने से पहले आपको कौन सा आना चाहिए, एनसीईआरटी आनी चाहिए, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहले एनसीईआरटी, दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट, यू शुड हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट। थर्ड वन दिस स्टेज एट मेन स्टेज का पहला लेवल चल रहा है अभी, फिर पार्ट 2 चलेगा, फिर पार्ट 3 चलेगा, ये केस चलने वाले हैं आपके, ठीक। तो उसके बाद फिर हम एडवांस पे आएंगे। तो यही पैटर्न है और इसको आप अच्छे से फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप सीधे एडवांस पे जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो कंटेंट की कमी खा जाएगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ वैल्यू पुट करने वाला सवाल है। आई थिंक ये f1 इक्वल्स टू 1 एंड बोला है n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन एक कंडीशन दी हुई है fn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ fn प्लस 1, ठीक। देन fn इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन में आपको दे देता हूं 2 की पावर n प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 की पावर n, तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर n माइनस 1 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। हम चाहे तो ऑप्शन दे करके भी कर सकते हैं, आपके 4 ऑप्शन आते हैं और चारों में से आपको एक टिक करना होता है। तो ऐसे सवालों को एक तो ऑब्जर्वेशन करके भी चेक किया जा सकता है कि सीधा ऑब्जर्व कर लो, आंसर के से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वर्क हो जाएगा, नहीं तो फिर वैल्यूज रखेंगे बहुत जल्दी करके, टाइम वेस्ट करे बिना पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलो आपके f1 की वैल्यू दी है fn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ fn प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे, ठीक। f2 की वैल्यू कितनी जाएगी जब आप 1 रखते हैं तो 2 ऑफ fn प्लस 1, यानी कि f2 आ जाएगा आपका 2f1 प्लस 1 और f1 की वैल्यू है आपकी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1। एक ये केस बना आपके सामने, यानी कि ये बना आपका 3, ये क्या बना आपका 3 किसकी वैल्यू आई है, 2 की वैल्यू आई है, ठीक है। याद रखिएगा f3 की वैल्यू जब आप यहां 2 रखेंगे तो 2f2 प्लस 1, ये चीज क्लियर है। 3 कैसे आया होगा, f3 आया होगा 2 प्लस 1 करके, और यहां पर 2f2 प्लस 1 आपने किया होगा और 2f2 की वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू f2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 7। याद रखिएगा 7 किसकी वैल्यू आई है 3 थी,
F4 की वैल्यू निकालेंगे, F4 इक्वल टू 2F3 प्लस 1। यहां पर एक की कमी आ गई है, 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 4। कुछ नजर आ रहा है पैटर्न? कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जल्दी देखो, जल्दी से, हमें तो पैटर्न देखना है बस। जल्दी जल्दी, कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं, चलिए कोई नहीं, पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, यह मान लेते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक, एक ये तरीका हो गया। ऑप्शन देखो, क्या 2 की पावर n जैसा बनना है ये? नहीं। 2 की पावर n माइनस 1 जैसा बनना है? देखो जरा, 2 की पावर 3 कितना आ रहा है? 8, 8 माइनस 1 7। लग तो रहा है इसके जैसा। 2 की पावर n जैसा लग रहा है क्या? 2 की पावर 3 8, नहीं लग रहा है। 2 की पावर 4 करके देख लो, 2 की पावर 4 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 की पावर 4 माइनस 1 करके देख लो, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 2 जा 4 2 जा, कहा गया ये? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये कितना आया? 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 आ गया। इट मेक्स ए सेंस कि हम यहां पर एक पैटर्न को फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको Fn चेक करना हो तो आप उसे आसानी से ऑब्जर्वेशन करके भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1, या फिर आप यहां से फॉर्मूले को भी बना सकते हैं कि हाँ, इसकी जैसा इसमें और इसमें रिलेशन कुछ इस प्रकार से आ रहा है, 2 की पावर n माइनस 1। या फिर आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, ऑप्शन में से कवर कर लीजिए। 3-4 वैल्यूज जल्दी जल्दी रखेंगे और उन्हें मिला लेंगे, बस इतना ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 है आपका fx इक्वल्स टू, if fx इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x, एंड for x belongs to real number, for x belongs to real number, then फंक्शन की वैल्यू बतानी है। देन आपको जो बताना है, f 2020 2030 कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, वो आपको निकालनी है। आइडियली sin x cos x के अंदर 2020 2030 या 5000 की जैसी कोई वैल्यू का कोई मीनिंग आइडियली होता नहीं है। ऐसे केसेस में हम जो फंक्शन दिया होता है उसको ही सोल्व कर लिया करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये केस दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसको ही अगर हम सोल्व करें, इसको ही हम लेकर के चल सकते हैं। sin स्क्वायर x को हम तोड़ लेते हैं, प्लस sin स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस टर्म को और अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा आपका, cos स्क्वायर x प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस cos की पावर 4x, ये क्लियर है, माइनस 2 cos स्क्वायर x। हमारे पास क्या क्या टर्म आई, cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, और एक ये वाला 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x। 1 माइनस cos स्क्वायर x जो आया वो आपका sin स्क्वायर x आया है, प्लस cos की पावर 4x। एक्चुअली इट इज लुक लाइक द न्यूमरेटर एज लाइक द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की तरह ही नजर आ रहा है आपका। और इस चीज को अगर हम यहाँ पर पुट करने की कोशिश करें तब आपको पता चलेगा कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है दोनों एक ही है, तो आप इसे डिवाइड कर देंगे सिंपली, और जो फंक्शन की वैल्यू आई है आपकी, वो फंक्शन की वैल्यू आपकी यहाँ पर बना गई है। इससे कैंसिल आउट हो गया और ये आपका फंक्शन की वैल्यू बना गई। अब ये कांस्टेंट टर्म है, अब इसके अंदर आप 2002 रखिए, 2020 रखिए, 2050 रखिए, कोई भी वैल्यू रखेंगे आपका आंसर सही आएगा। तो फंक्शन 2020 की वैल्यू भी आपका 1 ही आंसर दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। डस्टर काम दिया।
जो केस नंबर 33 है इस पर ध्यान देते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। शायद ये हमने पहले भी कर रखा है क्या, मुझे याद नहीं है, पर आई होप सो कि कर रखा हो तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x माइनस 1 और 4x प्लस 3, ये तीन केसेस बने हैं। और फंक्शन की जो वैल्यू दी है कहां से कहां तक, डोमेन बोला है x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये तीन इस केस में बोले हैं। और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक केस बनाया गया है फंक्शन की f माइनस 3 प्लस f2 प्लस f5 अपॉन f1। इसकी वैल्यू निकालनी है। सवाल को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे। सवाल में जो फंक्शन दिया है वो वेरिएबल टाइप का फंक्शन दे दिया, अलग अलग वैल्यू अलग अलग जगह पर, वैसा कुछ इन्होंने बोलने की कोशिश करी है। फंक्शन जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब आएगी तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इन्होंने बोला जो फंक्शन की वैल्यू 0 से 5 तक की, 0 से लेके 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू आएगी तब ये फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1 के आधार पर देखी जाएगी। और तीसरा वाला जो केस इन्होंने बताया वो बताया कि जब फंक्शन की वैल्यू 5 से बड़ा होगा यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा तब तक तो फंक्शन इस टर्म को दिखाएगा। वैल्यू देख लेते हैं। फंक्शन f माइनस 3, f2, f5 और f1 ये एक टर्म में सोल्व करने के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए f माइनस 3 कहां से निकलेगा, f माइनस 3 निकलेगा इस वाली टर्म से। तो जब आप f माइनस 3 निकालने की कोशिश करोगे तब तो x स्क्वायर प्लस 1 है, x की जगह पर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 प्लस 1 10 आ गया। f2 की वैल्यू बताएं तो f2 जो आता है वो 0 और 5 के बीच में आएगा एंड 0 और 5 के बीच में फंक्शन है आपका 2x माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3 आपका आ गया। लास्ट केस f5, जब हम f5 पर चर्चा करेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, इस बात को आप ऑब्जर्वेशन में रखिएगा। यहाँ पर लेस देन का साइन है, स्ट्रिक्टली लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में अंतर होता है। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब ये वाला काउंट 5 नहीं करेंगे, ये वाला फाइन काउंट करेंगे। तो जो हमारा केस बना वो यहाँ पर बना 4x प्लस 3 और 4x3 का मतलब 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 5 20 प्लस 3 23 आ गया आपका केस। लास्ट केस f1, एक ये वाला केस भी बचा f1 और f1 की वैल्यू कहां पर आएगी, 0 से इसके बीच में और 2x माइनस 1 के बीच में, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 2 माइनस 1 और ये वाला केस बना आपका 1। तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं। f माइनस 3 की वैल्यू है आपकी 10, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। f माइनस 3 की वैल्यू 10 प्लस f2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 प्लस और f5 की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है 23 अपॉन f1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1। इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, एक फंक्शन दिया हुआ है इफ f इक्वल्स टू -1 to 3, 0 to 2 एंड 1 to 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। देन फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज पूछी गई है, फाइंड द रेंज ऑफ, केस बोला है f स्क्वायर माइनस 1, रेंज ऑफ f स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ यही बोल दिया है और इसके आगे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन को देख करके करना है। एक फंक्शन है उसमें डोमेन और रेंज दोनों दे दिए। हम जानते हैं किसी फंक्शन के केस में पहला वाला जो पार्ट होता है वो x और y, दूसरा वाला
पहला पार्ट डोमेन को दिखाता है और दूसरा वाला पार्ट आपकी रेंज को बताता है। लेकिन ये फंक्शन के केस में इन्होंने बोला कि फंक्शन एफ स्क्वायर माइनस 1 का बतानी है रेंज क्या है, तो फंक्शन के साथ साथ उसकी रेंज का भी स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो इसकी रेंज कितनी है, 3, 2 और 1, फंक्शन की 3, 2 और 1। तो पहली रेंज इसकी कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। दूसरा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3। तीसरा केस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो आपका जो आंसर आया एफ स्क्वायर माइनस 1 की जो रेंज आई वो आ गई आपकी एक 0, एक 3 और एक 8। ये 3 आपके आंसर में आए। ये इतना ही केस था, ज्यादा टफेस्ट पार्ट में से आई थिंक नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। ये चीज बस समझाने के लिए है कि आपको अगर एफ स्क्वायर माइनस 1, एफ स्क्वायर प्लस 1, एफ की क्यूब प्लस 3 ऐसा कोई केस आ जाए तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ उसकी रेंज का स्क्वायर और जो टर्म में प्लस या माइनस किया गया है वो चेंजेस हम ले आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करें नेक्स्ट केस पर। देखेंगे ये वाला सवाल हमने करा दिया है, इसके नेक्स्ट वाला भी हमने उसमें करा दिया पार्ट में, और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 35, 33, 34 हो गया क्या, 35 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है और आई होप सो कि आप इसे कर पाए। किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा जाए, और अगर आप उसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके पढ़ते हैं तो सवाल समझ में आ जाएगा और वो आसानी से हो जाएगा। फंक्शन बोला है y इक्वल्स टू एफ एक्स और सच दैट एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये टर्म देखी हुई है, बहुत ज्यादा बार देखी हुई है। एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाए। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, आप बहुत आसानी से शायद कर पाए। ऑप्शन है पहला 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, एंड थर्ड ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। ये वाला केस आइडियली आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में कर लिया है, फिर भी इसमें फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डाल दी जाती है वो डोमेन को दिखाएगी, यानी कि आइडियल केस में डोमेन है ना, और जो इसकी वैल्यू आती है रेंज में आ जाती है, ये हम जानते हैं। तो ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ये हम कहना चाह रहे हैं। कभी ये टर्म सॉल्व करिए, इसका स्क्वायर करके देखें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ठीक से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाता था और ये 2 आ जाता था। आइडियल में इसका जो सॉल्यूशन आता था वो ये आया करता था, ठीक। लेकिन सॉल्यूशन इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर ये वैल्यू रखोगे तो सॉल्यूशन ये आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या चीज ज्यादा है, इसमें चीज ज्यादा है 2, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। अगर 2 ना होता तो ये केस आपका आसानी से दिखाई दे रहा होता, ठीक। ये सीधे फॉर्मूले पे बेसिस है और ये आपको दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर। तो इस केसेस में मैं फिलहाल आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। वो आएगा कैसे, वो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बता दो, बहुत आसान है। क्योंकि प्लस 2 ज्यादा है तो प्लस 2 को हटा दिया है, बस ये केस आपका 35 नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट केस पर चलते हैं।
वो वाले बोर्ड पर थोड़ी सी एक समस्या आ रही थी कि वो थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था। ये भी एक थोड़ा सा इश्यू था कि क्वेश्चन को पूरा करने से पहले ही बढ़ जा रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और वीडियो डालने में भी समय लग गया, ताकि मैं इसके लिए रुपये अरेंज कर सकूँ। ज़्यादा महंगा तो नहीं है, पर फिर भी ऐसा हो जाता कि समय लग सकता है। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हमने कुछ सवाल ऑब्जर्वेशन करके सोल्व कर लेने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी का एक्यूरेट आंसर निकालो। ये गलत आइडियोलॉजी को दिखाता है कि हर सवाल को सोल्व करने जाएंगे तो समय लग जाएगा और हो सकता है टाइम ही ना बचे। तो उस केसेस में क्या करते हैं कि जो ऐसे सवाल हैं जैसे कि 1 ऑन टू इनटू बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव वाले, पीरियोडिक फंक्शन टाइप के, पीरियोडिक फंक्शन में तो फिर भी सोल्व करना पड़ता है। इन सवालों को हम ऑब्जर्वेशन से देख करके भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर लें तब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, और ये केस बोलता है, सर पहले कराया क्या, देखते हैं। फंक्शन बोला है FR to R। काफी सारे केसेस हम उसमें करा चुके हैं जब हमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़ाया था, इसलिए हमें पता नहीं है, उस समय नोट करना भूल गए कौन कौन से सवाल हमने कराए। फंक्शन दिया हुआ है FR to R for all x belongs to real number is, बोला है फंक्शन fx equals to x upon x square plus 1 और for all x belongs to real number। पूछा है कि ये 1 है, on 2 है, 1 नहीं है या on 2 नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला केस हम 1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं। 1 का केस सोल्व करने के लिए हम या तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं कि वो इंक्रीजिंग ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है या नहीं है। तो एक केस ये वाला यहाँ पर बन जाता है। हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं f डैश x, इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो u अपॉन v मेथड लगेगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडियली नीचे वाली जो टर्म है यहाँ पर वो पॉजिटिव है, ये बात हमें नजर आ रही है, लेकिन ऊपर वाली टर्म जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। ये अलग अलग कंडीशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब ये क्लियर नहीं है कि ये टर्म या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट मेक्स ए सेंस कि ये 1 नहीं है, 1 नहीं है। ऑन टू का केस भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। कोई फंक्शन है u अपॉन v और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन u अपॉन v का जो होता है नीचे वाले का स्क्वायर, v का स्क्वायर, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू u इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u, ये आपने कर रखा होगा डिफरेंशिएशन u अपॉन v मेथड का। ठीक, आगे बढ़े। इसमें ऑन टू रिलेशन और चेक कर लेते हैं, और ऑन टू रिलेशन चेक करने के केस में हम क्या करेंगे, इसकी रेंज क्या दी हुई है, इसकी कोडोमेन बोला हुआ है आपका, वो बोला है रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यूज। और अगर हमें इसका रेंज जो है वो कोडोमेन की इक्वल आ जाती है तो ये ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब हम बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे नेचर को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टर्म को अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या इसमें सभी टर्म्स आ सकती हैं क्या। रियल नंबर इसकी कोडोमेन बोल दी, क्या इसकी रेंज, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जो रेंज निकालना जानता है वो ऑन टू पहचानना जानता है कि फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो अगर ये फंक्शन की रेंज
इसकी कोडोमेन यानी कि रियल नंबर यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आ जाती है, तो ये आपका ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। इस फंक्शन की रेंज देख लीजिए, ऊपर वाली टर्म कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, नीचे वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव है और ऊपर वाली से बड़ी भी है। टर्म को सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। जैसे ठीक से देखो, ऊपर x है, नीचे x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं ऊपर -2 रखता हूं, इन दैट केस -2 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे -2 भी नहीं आ रहा, एक्चुअली 4 + 1 5 जैसी टर्म आ रही है, और ये एक रैशनल नंबर बनना है p/q की फॉर्म में। और रैशनल नंबर का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि नीचे वाली टर्म हमेशा बड़ी आ रही है। तो उस केस में इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक के बीच में आ जाएगी। 0 भी आएगी, क्योंकि आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। आप एक तो बड़ी नंबर वैल्यू नहीं ला पाएंगे, है ना। कैसी? कोई पॉजिटिव नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? 3, 4, 5, वो नंबर संभवतः नहीं आएगा। तो इसकी रेंज पर चर्चा हो तो -1 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि p/q की फॉर्म में आ रहा है। ठीक, -1 और 1 को शामिल करना है, वो आप शामिल नहीं कर पाएंगे। ओके, कोडोमेन आपकी दे रखी है रियल नंबर -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज आई है इसकी ये, तो मतलब ये शामिल नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे। 0 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, वो इसके बीच में ही आ गया है। ठीक, तो इसकी रेंज ये आई है, और इसका डोमेन जो कोडोमेन आया है वो ये है, और आपका ये केस खारिज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट केस, फंक्शन है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37, फंक्शन f -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बोला है, इज डिफाइंड बाय function f(x) equals to ax plus b for all a and b belongs to relation a and b belongs to real number, और बोला है a does not belongs to 0। ठीक है, पूछा है देन फंक्शन इज, ऑप्शन आप लिख लीजिए, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव ये वाली टर्म हम पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, और दूसरा ऑप्शन है आपका सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्शन या इंजेक्टिव, और बाइजेक्टिव, ये टर्म आपने सुनी होंगी, नाइदर इंजेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब आपको 1-1 चेक करना होता है, और सर्जेक्टिव की बात करें तो सर्जेक्टिव में आपको ऑन टू चेक करना होता है, और बाइजेक्टिव में आपको 1-1 और ऑन टू दोनों चेक करने होते हैं। अगर वे आते हैं 1-1 और ऑन टू तो बाइजेक्टिव, ऑन टू आता है तो सर्जेक्टिव, अकेला 1-1 आता है तो इंजेक्टिव। केस को देख लीजिए, इसकी फंक्शन है, फंक्शन क्या बोल रखा है, f(x) = ax + b। बहुत ही इजी केस है, एक्चुअली एनसीईआरटी लेवल का ये मुझे ऐसा लग रहा है। ये ax1 + b = ax2 + b, b से b कैंसिल हो गया, ax1 = ax2 यानी कि x1 = x2 आ गया। जब आपका फंक्शन fx1 इक्वल होता है fx2 के और x1 = x2 आ जाए, उस केस में ये केस का क्या चीज शो करता है, उस केस में ये इंजेक्टिव नेचर को दिखाएगा, इंजेक्टिव है। ठीक, एक केस ये बना। इसके अलावा और क्या केस बनता है, इसका ऑन टू नेचर चेक कर लीजिए। ऑन टू नेचर चेक करने के लिए आप इसका क्या कर सकते हैं, वो निकालिए फंक्शन की रेंज। अगर ये फंक्शन इंजेक्टिव है
इसके ऑन टू नेचर को चेक करने के लिए आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज बता सकते हैं आप क्या मुझे इसकी? एक्चुअली मुझे ऐसी कोई भी टर्म नजर नहीं आ रही जहां पर ये ना पहुंच पाए या जिस पर ये डिफाइन ना हो, क्योंकि ax प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कर्व आप जानते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जा रही हो सकता है किसी और ढंग से भी जा रही हो, ऐसे जा रही हो या ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो। इट विल डिपेंड ऑन द a विच इज स्लोप, m क्या होता है यहाँ पर? स्लोप होता है, और c कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब y एक्सिस पर कटा अंतःखंड या y एक्सिस पर जो उसने साइज काटा हो उसको बोल देते हैं। खैर इन टॉपिक्स पर फिलहाल ना जा करके हुए फिलहाल हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये एक लाइन है, और वो लाइन कहां से कहां तक अगर जा रही है, कैसे भी जा रही हो, सपोज करो ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन की जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा सकती है, और रेंज की बात करें तो वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और इसकी रेंज और डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आ जाएगी। अगर वैसे भी ऑब्जर्वेशन में समस्या आ रही है कि हमें नजर नहीं आ रहा कि ये लाइन है, तब हम क्या करें? इसकी डोमेन निकाल लो, y इक्वल्स टू ax प्लस बी, बी को इधर ले जाओ, y माइनस बी अपॉन a, ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका x। अब x है तो इसके केस में आप इसकी डोमेन बताओ, x को आप y से शिफ्ट कर दोगे और y को आप x से शिफ्ट कर दोगे, यानी कि हम क्या कोशिश करना चाहते हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं उसकी इनवर्स निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं। एंड आपको पता चलेगा यहां पर ये हर टर्म पर डिफाइंड है, क्योंकि x माइनस बी अपॉन ए ऐसी कोई टर्म नजर नहीं आ रही जहां पर ये नीचे वाली टर्म जीरो आ जाए। हम जानते हैं कि कोई भी टर्म अनडिफाइंड जब होती है जब उसके नीचे वाली टर्म यानी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो आ जाए। नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है, इट मेक्स सेंस कि वो वैलिड है। चलिए ये वाला केस कंप्लीट होता है, और ये वाला केस क्या आ गया आपका? 1 1 और ऑन टू आ गया। 1 1 और ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव नेचर एक लाइन में स्पष्ट रूप में तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 की तरफ चलते हैं। फंक्शन फिर से आ गया है कुछ वैसा ही, 38 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आप करके बताएंगे। इज सच दैट fx इक्वल्स टू 6x माइनस 11 देन फंक्शन इज इसमें ऑप्शन वही है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्शन बट नॉट सर्जेक्शन, और दूसरा है सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, और बाइजेक्शन, और वही वाले 3-4 ऑप्शन हैं आपके सामने, और आपको बताना है कि ये सोल्व क्या करना है। सवाल को आपने अच्छे से देख लिया है, लगभग पिछले वाले की तरह ही है, पिछले वाले में और इसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है बस यहाँ पर कि z टू z सवाल यहाँ पर होता है। z टू z का मतलब ये इंटीजर बोल दिया है, इंटीजर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यूज जो कि पूर्ण रूपेण हो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इस फंक्शन को एक तो 1 1 चेक करना है हमें, तो 1 1 चेक करने के लिए एक तो fx1 इक्वल्स टू fx2 वाला केस है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक आना चाहिए। 6x1 इक्वल्स टू -11 इक्वल्स टू 6x2 -11, और 6x1 इक्वल्स टू 6x2 आपका x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। ये आपका 1 1 तो एक ही लाइन में आ गया, ठीक। लेकिन क्या इसकी जो रेंज है
वो इंटीजर आ पाएगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं बस हमेशा। क्या सभी इंटीजर आ पाएगी? जेड टू जेड इन्होंने बोल दिया, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगी। क्या सभी इंटीजर आ पाएगी? रेंज निकाल करके देख लेते हैं। जैसे कि फंक्शन लिख लिया हमने 6x माइनस 11। जब वहां पर जो पिछला वाला केस था वो था रियल टू रियल। रियल टू रियल में हर वैल्यू को काउंट कर देते हैं। 0.1 रख दिया, 0.01 रख दिया, 0.01 से भी काम नहीं चलेगा तो 0.011 रख दिया। इतना गहराई तक अंदर जाकर के वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ ही जाना है। इसमें क्या समस्या है? सपोज करो हम 1 रखते हैं, इंटीजर रखा 1, 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 माइनस का 5, एक 6 2 12 माइनस 11 1, 6 3 18 माइनस 11, 18 माइनस 11 5, 6 4 24 माइनस 11 13। कुछ नजर आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां हम इंटीजर रख तो रहे हैं डोमेन में, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या इंटीजर रखने के बाद हमारी जो रेंज आ रही है उसमें सारे इंटीजर आ रहे हैं। इन्होंने कोडोमेन बोली है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारे इंटीजर, लेकिन हमारी रेंज में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? गिने चुने, -5 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 13 आ गया। सारे इंटीजर तो आ नहीं रहे हैं, और सारे इंटीजर जब ना आए तो वो ऑन टू नहीं है वाला केस बन गया। देखो जरा, सारे इंटीजर आए, सारे इंटीजर नहीं आए। -4 कहाँ आया? -4 कब आएगा बताओ? अगर आप इसे -4 लाने की कोशिश करो तो 6x माइनस 11 इक्वल्स टू -4। 11 इधर जाएगा, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 कितना आया बेटा? 7 4 11 7, 6x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/6। x की वैल्यू 7/6 का मतलब एक रैशनल नंबर आ गया, 1 पॉइंट समथिंग करके आ रहा होगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि ये जेड बोला हुआ है, ये आपका जेड बोला हुआ है, यहां पर बात फंस गई। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है वाला है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इंजेक्शन है बट नॉट सर्जेक्शन है। एग्जाम में सवाल, एक तो हमने एक केस इससे पहले वाला करा, फंक्शन R2R वाला, ये वाला था जिसमें हमने बोला कि ये है। एक फंक्शन करा R2Z वाला, R2Z वाला, ये भी हो सकता है, और फंक्शन हो सकता है Z2Z वाला। ये 3 केस बने आपके पास, है ना? तो ये वाला फंक्शन आपका इंजेक्टिव आया, सर्जेक्टिव नहीं आया, मतलब कि 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ये वाला आपका 1 1 और ऑन टू है। अच्छा, ये वाला नहीं था, वो ये वाला था जो भी हमने सोल्व किया है। इस वाले केस को बताओ जल्दी से क्या है? ठीक, क्योंकि R के अंदर तो ये भी काउंट हो जाएगा, R के अंदर और Z के अंदर अंतर होता है ना? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 आपका सोल्व हो चुका है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। ये सवाल का जो प्रारूप है, जो देखने में लगता है, इसका सवाल का क्वेश्चन की जो वैल्यूज होती हैं इसकी डोमेन और कोडोमेन में ही आ जाती है कि फंक्शन एक रहेगा, सवाल करा हुआ रहेगा, सब कुछ करा हुआ आता रहेगा, वैल्यूज कहां बदलेंगी? डोमेन और कोडोमेन में। पास आंसर बाइजेक्टिव का इंजेक्टिव हो गया, है ना? तो ये चीज हमने देखी। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था भी ax + b, वो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, इसी वजह से हमें लगा कि ये क्वेश्चन कराना चाहिए तो हमने काउंट किया। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। एंड 39 क्वेश्चन है आपका, फंक्शन z2z डिफाइंड एज द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, देन फंक्शन इज। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में नॉट ए फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, इनटू फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं, लेकिन सवाल, ऐसा सवाल जब आएगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैल्यू कैसे दिखाता है, 1.2 होगा तो भी 1, 2.5 होगा तो 2, -3.4 होगा तो -4 और -3 में जो छोटा होगा उसके पास जाएगा। तो जो छोटा होता है उसके पास जाता है, लेस या इक्वल्स टू के इक्वल होता है। लेकिन रियलिटीज हम पहले बता चुके हैं कि सवाल यहां से तैयार होता ही नहीं है, आइडियली सवाल तैयार होता है यहां से, इस वाले पार्ट से। ये वाले पार्ट को ठीक से देखो, ये इंटीजर है, और जब भी कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर आएगा, इट हैज द सेम वैल्यू। इंटीजर के अलावा वो कोई भी वैल्यू रखते, 1.2 की जगह 1.3 रखते, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आ जाती। अब जब ये इंटीजर ही रखने वाले हैं तो कोई भी इंटीजर रखो, इंटीजर ही आंसर आना है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। तो इसमें वन वन फंक्शन का उदाहरण नहीं दिया है, इनटू नहीं, मैनी वन नहीं होने वाला है। मैनी वन हो जाता, मैनी टू वन आप बोल देते, लेकिन अगर यहां पर फंक्शन जेड टू जेड, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया हो कि ये मैनी टू वन होगा सर, क्योंकि यहाँ पर आप 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी रखेंगे तो 1 आंसर आ रहा है, तो ये ऐसा सोचना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें फंक्शन बिलोंग करा दिया गया है इंटीजर से, ठीक। तो इंटीजर से बिलोंग कराने के केस में आइडेंटिटी फंक्शन का पार्ट हो गया, और ये सवाल इतना ही है बस, ठीक। आजकल थोड़ी सी वीडियो या लेक्चर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि पहले बोर्ड की इशू आया, फिर एडजस्टमेंट का इशू आया, ये थोड़ा सा इशू रहा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। सेट अप केस नंबर 40 को देखें अगर हम, f minus infinite to infinite 0 to 1, और बोला है डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1/x² + 1 इज बोला है, पूछा गया है 1 1 onto but not 1 1, बाइजेक्टिव तो हो गया 1 1 but not onto 1 1 but not onto। चलिए ध्यान दीजिए सवाल पर, और सवाल आपको समझ में आना भी चाहिए। सवाल आपको समझ में आया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और फंक्शन है, फंक्शन के केस में fx इक्वल्स टू 1/x² + 1, यहाँ पर सवाल है, लेकिन फंक्शन को यहाँ पर भी ध्यान देंगे, रियल वैल्यूज रखनी है, और कोडोमेन इसका ये दिया हुआ है, कोडोमेन। और 1 1 के केस में हम जानते हैं उसकी आइडेंटिटी मैटर करती है। अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है, fx1 इक्वल्स टू fx2 है, और x1 इक्वल्स टू x2 आता है, उस केस में आप उसे 1 1 बोलते हो। ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। या फिर हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलरली या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये केस बनता है। ऐसे केसेस में हम आसानी से ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर x² जैसी टर्म है, x² + 1 जैसी टर्म। यहाँ पर जब आप -1 या +1 जैसी टर्म रखोगे, उस केस में आंसर 1 + 1 1/2, -1 का स्क्वायर 1 + 1 2। जब आप यहाँ पर +1 रखोगे, तो इसी वजह से ये वाला केस जो है, दोनों ही केसेस में 1/2 ही आंसर निकाल रहा है। -1 पर भी 1/2 और 1 पर भी 1/2,
इसी वजह से ये वाला केस आपका ऑन 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करने के लिए हमने सिर्फ एक ही कंडीशन बता रखी है, उसकी रेंज निकाल लीजिए। इसकी रेंज आप अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखें तो आप क्या ला सकते हो, मैक्सिमम 1/x² + 1। नीचे वाली टर्म हमेशा बड़ी रहनी है ऊपर वाली से, ये तो दिखाई दे रहा है, और हमेशा पॉजिटिव भी रहनी है। क्यों नहीं? क्योंकि x² पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव रहना ही है, +1 भी है मतलब ऊपर वाले से बड़ा भी रहना है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो 0 के केस में ये वाली टर्म 0 तो ये वाली टर्म 1 हो सकती है। और किसी और केस में अगर आप -1 और ये रखते हैं तब भी ये वाली टर्म 2² + 1 5 हो जाएगी, यानी कि 1 से छोटी हो जाएगी। लेकिन 0 संभव है कि आ सकती है। 0 का आना इस केस में सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। 0 तब आ पाता जब आप इसे इनफाइनाइट रख पाते, इनफाइनाइट आप रख नहीं पाएंगे। इट मेक्स अ सेंस कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 काउंट नहीं करनी है, 1 काउंट करनी है, 1 को लेना है। तो इसकी कोडोमेन रेंज की इक्वल आ रही है, ये चीज हमें देख ली, और यहां से पता चला कि ये ऑन टू बट नॉट 1-1 है। इस सवाल को सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके भी समझा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप सोल्व ही करें। ये हाँ जी, x की पर्टिकुलर वैल्यू क्यों आ रही है, कितनी आ रही है, यही निकालें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन that can be defined from a equals to, बोला गया है 4, 8, 12, 16 4, 8, 12, 16 to b is 5040, to b is 5040, then nb equals to ए फंक्शन दिया हुआ है ए, और बी की वैल्यू पूछी है। बी की वैल्यू क्या पूछी है? बी में नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगी, एलिमेंट्स होंगे, उनकी संख्या पूछी है, और बोला है कि इसमें जो 1-1 फंक्शन की संख्या है वो है 5040। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? वो होते हैं n की पावर r। ये किसी फंक्शन a से b का केस है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक, a से b का टोटल 1-1 फंक्शन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन वो होते हैं NPR। मैनी वन फंक्शन की बात करें, मैनी वन फंक्शन वो होते हैं n की पावर r में से NPR घटा दो। ठीक, इस पर भी सवाल कर लेंगे अभी थोड़ी देर में ही, कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1-1 फंक्शन घटा दो तो आपका ये केस आ गया। चलिए ये वाला केस हम पूरा कर लेते हैं। मान लेते हैं NB में कितने वो होंगे एलिमेंट्स, n होंगे, है ना। A में कितने हैं? 4, 8, 12 और 16, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसा करते हैं, NPR में वैल्यू रखते हैं। NPR में मतलब NP4 इक्वल्स टू 5040।
5040। इस टर्म को अगर आपको सोल्व करना हो तो आप जानते हैं NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल मतलब n माइनस r का फैक्टोरियल, और इस टर्म को तोड़े चले जाते हैं n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, जब तक n माइनस r का फैक्टोरियल नहीं आ जाता और नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल नहीं आ जाता। इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो ये वाली टर्म कहाँ तक आ जाती है, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1 तक, n माइनस r माइनस 1 के फैक्टोरियल तक इसे तोड़ देते हैं। चलिए इसे ब्रेक करते हैं, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040। n का फैक्टोरियल कितना हो गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 5040। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल्स टू 5040। अब n की वैल्यू रख दीजिए आप 8, 9, 10 कोई भी वैल्यू रख करके रिजोल्व कर लीजिए। नीचे कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया ही होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर 10 रख के कोशिश करें, n की जगह 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 7 जन 72 इंटू 70, 7 7 49, 72 जा 40, 0 कैरी 14, 7 7 49, 490, 490 में 10 जोड़े 504, 14 जोड़े तो 504 आ गया। यानी कि हमें पता चला कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो 10 आ गए आपके, ये केस बना। इसकी जगह अगर आपसे एग्जाम में मैनी वन फंक्शन पूछ लिया जाता या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लिए जाते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकाल करके दिखा देते। 10 की पावर कितना, 4, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इतने बन सकते हैं। 10 की पावर 4 यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, 10,000 फंक्शन। 5040 आपके कैसे हैं, 1 फंक्शन है, तो मैनी वन कितने हो गए, मैनी वन हो जाएंगे 10,000 में से इसे घटा दीजिए 5040 को। ये आपका एक केस तैयार हो गया। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41, 42 की तरफ चलते हैं। If a equals to 1, 8, 11, 14, 25, then the condition defined, is surjection from A to B is, केस बोले गए हैं, केस लिख देते हैं हम इसमें, NA plus NB equals to 20, ऑप्शन NA less than equals to 1, NB NB less than equals to 5, NB equals to 10, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। और इसकी सर्जेक्शन के केस में हमने ये बताया था कि जब सर्जेक्शन पढ़ाया होगा तब हमने क्लियर कर दिया था कि Na की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू NB होगी, और उस केस में Na की संख्या यहाँ पर कितनी है,
5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू NB, और ये वाला ऑप्शन आपको डायरेक्टली एग्जाम में नजर आ जाता अगर आपको ये करा होता तब। तो इसमें ऐसा सच कोई फॉर्मूला नहीं होता कि उनकी संख्या 20 हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, दुगना हो जाए। वो सिर्फ एक छोटा सा केस है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू NB, जिस सजेशन वाला केस है। इसका एक और एग्जांपल लेकर के चल लेते हैं, यहीं पर ही लिख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, और वो है आपका इफ n इक्वल्स टू 4, इफ n इक्वल्स टू 4 एंड NB equals to 6, then the number of surjection from A to B is जल्दी बताओ इसका आंसर, बहुत जल्दी करके। सवाल समझ में आया है? Na की वैल्यू दी है 4 और NB की वैल्यू दी है 6, देन पॉसिबल नंबर सबजेक्शन कितने होंगे, सवाल ये है। अब तक आंसर आ गया होगा, आई होप सो। Na की वैल्यू कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू NB। Na की वैल्यू कितनी दी है 4, NB की 6, Na की 4, NB की 6, Na की 4, NB की 6, और Na कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए NB से। Na कैसा होना चाहिए, बड़ा। अगर A to B कर रहे हैं, B to A कर रहे हैं, तो फिर तो फॉर्मूला लगा दो सर्जेक्शन निकालने वाला। सर्जेक्शन निकालने वाला फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा, शायद NCERT में ना मिले, उसमें मिल जाएगा जो हमारे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में है। तो ये बड़ा होना चाहिए, Na must be greater than equals to B। तो ये 4 है, क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन, ये आपका 0 आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 हो गया, 44 की तरफ चलते हैं। If fx equals to 2x plus 1 and gx equals to x square plus 1, then g of f of f2, then g of f of 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस केस को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बाहर वाला पार्ट ही सोल्व किया जाता है। f(f2) निकाल लीजिए पहले। f(f2) जब आप करेंगे तो f के अंदर f2 की वैल्यू रखेंगे, और उसके लिए आपको पहले f2 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और f2 की जो वैल्यू आपकी आएगी दैट इज f फंक्शन यहाँ पर है 2x plus 1, तो इसमें अंदर वैल्यू रखते हैं f की, कितनी है 2, तो 2 into 2 plus 1 कितना आया 5। यहाँ पर अब वैल्यू क्या रखनी है f of 5। f of 5 का मतलब 2 into 5 plus 1, 2 5 या 10 plus 1 11। और इस वाले पार्ट को हम किसके अंदर रख रहे हैं, वहां पर g के अंदर, g of f of 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई है g of 11, और g of 11 की वैल्यू वहां पर रखेंगे, यानी कि g के अंदर x का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121 प्लस 1 122। ये वाला आपका केस बना एग्जाम्पल नंबर 44। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। हमने कोई खास ऐसी स्ट्रेटेजी तो अपनाई नहीं है, एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है। आई थिंक ये इतना टफेस्ट पार्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट 1 चल रहा है, पहले पार्ट के 50 सवाल चल रहे हैं, तो इसी वजह से ये सवाल थोड़े से हल्के लिए हैं। जो इसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा या उसके नेक्स्ट का या फिर एडवांस का आएगा, तब सवालों का लेवल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आगे बढ़ते हैं।
if f(x) equals to x upon square root में 1 minus x square and gx equals to x upon square root में 1 plus x square, then f of gx ये केस आपका दिया हुआ है, fx की वैल्यू दी है और gx की वैल्यू दी है, f of gx आपको निकालना है और इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सोल्व ऐसे ही कर लेते हैं तब। f of gx का मतलब f के अंदर gx की वैल्यू और gx की वैल्यू यानी कि x की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा क्या, gx यानी कि x अपॉन स्क्वायर रूट में x 1 प्लस x स्क्वायर, किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। gx की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये हो जाएगी और वो किसके अंदर हो जाएगी, इसके अंदर हो जाएगी। तो यहां पर जो ये टर्म हो जाएगी इसे सोल्व कैसे करेंगे, x की जगह पर ये वाली टर्म रख करके अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस x की जगह पर क्या रखना है, x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। इस टर्म को आई होप सो कि आप समझ पाए हो। हमने सिर्फ x की जगह पर ये रखा है, यहाँ पर ये रख दिया और ये वाली टर्म ही इस वाले x की जगह पर रख दी। अगर मैं इसे सोल्व करूं, x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे एलसीएम लीजिए, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहाँ पर इस टर्म को और अच्छे से देखिए, ऊपर क्या बचा है, x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन नीचे क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट में 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x। तो इतनी सारी मेहनत सिर्फ x को निकलवाने के लिए इन्होंने करी। तो f ऑफ gx आपका क्या आ गया, x का मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन के केस में हमने बता रखा है जब f ऑफ g या g ऑफ f x के इक्वल आ जाए तो उस केस में जो g होता है वो f का इनवर्स होता है। ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, देखना इस चीज पर थोड़ा सा रिसर्च करो कि ऐसा कुछ बताया गया जब g ऑफ f x आ जाए या f ऑफ g y आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तब उस केस में क्या कंडीशन लगती है, ये वाली कंडीशन आप मुझे बताओ। चलिए 45 नंबर हो गया। नेक्स्ट केस क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। If f(x) equals to e की पावर x plus e की पावर minus x by 2, then inverse of f(x) is ये आप सोच रहे होंगे सर ये तो एनसीईआरटी का ही है, फिर इसमें क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी का होना और डिफरेंस होना दोनों बातों में अंतर है। एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चल जाती हैं, आंसर में नंबर मिल जाते हैं, इसमें नहीं चलेंगी। क्या अंतर आएगा वो देखते हैं। इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। मान लिया ये 1 1 और 1 2 फंक्शन है तो उस केस में इसका इनवर्स निकाल लिया अपॉन 2y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। हमने क्या किया, e की पावर x को ऐसे e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x ले लिया, इधर ये 2 इधर चला गया तो 2y हो गया अपॉन e की पावर x। 2y इक्वल्स टू आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 2y
e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 2y e की पावर x प्लस 1। यहाँ का पर e की पावर x को अगर आप x जैसी टर्म मान के चल रहे हैं, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक से देखो। e की पावर x को अगर आप x मानोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2yx प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है? e की पावर x की है। तो अगर आपको x निकालना आता है तो आपको धराचार्य फॉर्मूला भी आना चाहिए। धराचार्य याद है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। बस वो अलग बात है कि एनसीईआरटी ने उनका नाम शायद दिया है कि नहीं दिया है। e की पावर x इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये केस था माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2y प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1, b की माइनस 2y और c की 1। यही है, यही दी हुई है। आई थिंक आपको समझ में यहाँ तक आ रहा हो। e की पावर x का कोफिशिएंट जो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का साथी कौन है? ये 2y, ये आपका b हो गया। x स्क्वायर का साथी कौन है? 1, ये आपका a हो गया। और ये अकेला जो है ये c हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचा? 2y प्लस माइनस रूट 4y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। 2 इधर से भी कॉमन निकाल लीजिए, 2y प्लस माइनस का 2 स्क्वायर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 2 कॉमन लिया, y प्लस माइनस रूट y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास? यहां पर आपके पास ऑप्शन आया y प्लस माइनस रूट 1 प्लस y स्क्वायर या y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं, यही आया। ये आपके x e की पावर x की वैल्यू आई है। और e की पावर x जब आप log लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log y प्लस माइनस रूट y स्क्वायर प्लस 1। ये केस बना, ठीक। ये चीज क्लियर है। अब समस्या कहां है? जब इतना सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया तब भी समस्या यहां है। समस्या है ऑप्शन में है, जो कि हमने नहीं लिखे हैं। ऑप्शन देख लो, log e x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1, अच्छा यहां माइनस था बेटा, माइनस 4ab, यहां पर माइनस का, यहां पर भी माइनस का और यहां पर भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन log e स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1, log e x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1, log e x माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन दिखाई दे रही, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इनवर्स था, हमें याद है। हम कैसे बताया करते थे इनवर्स निकालते समय कि आप x को f इनवर्स x लिख दो और y को x लिख दो। ये लीजिए, समस्या कहां आ गई? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों मैच कर गए। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों के दोनों मैच कर गए। आते हुए से चकना गया कि हमने तो सब कुछ ठीक किया, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है भगवान, हमें बचाए। तो उस केस में कुछ चीजें डोमेन या रेंज को भी देख करके देखी जाती हैं। यहां पर या तो आपको ऐसी टर्म्स को सोल्व करना आता हो, इनके ग्राफ पता हो। ये एक्चुअली किसकी तरह लग रहा है? ये आई थिंक कोस hx का फॉर्मूला है, कोस hx का। e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, और e की पावर माइनस x का ग्राफ हमने बताया था कि y एक्सिस पर सीसा लगा करके उसका रिवर्स कर दो और पुराना वाला सब पार्ट हटा दो, तो ये इसका
1 से या 1/2 से, जितने से भी आप चाहें, और इनफाइनाइट तक ये इसका कर्व जा रहा था। ठीक, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2 का केस ये बना था। इसके अलावा हमने जब कोस h इनवर्स x जैसी टर्म भी इसमें ऑप्शन में याद हो देखी होंगी, तब भी ये कर्व डिगा नहीं था अपनी जगह से। इसने बोला था कि मैं यहां रहूंगा। अगर हम h इनवर्स x की बात करें, कोस h इनवर्स x की, अगर sec h इनवर्स x की बात करें तो तब भी अपनी जगह से शायद नहीं डिगा था। तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार से जाता हुआ हमने बताया था। ये पार्ट आपको मिल जाएगा कहां पर, ये रिक्वायर्ड वाले पोर्शन में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में, और उसमें भी स्पेशल वीडियो है स्टैंडर्ड फंक्शन वाले पार्ट में। इस कर्व का जो डोमेन है एक्चुअली पॉजिटिव है हमेशा। इसको देखोगे ये हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट इसके डोमेन में आता ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन अपने आप ही कट गया। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक, इस चीज में हमें थोड़ा सा ग्राफ और थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता थी, बस बाकी सब सवाल आपका हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं, और ये केस है आपका फंक्शन R2R, f दिया हुआ है R2R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 10x minus 7 if g equals to f inverse x, f inverse then gx, ये कुछ ज्यादा हल्का सवाल तो नहीं आ गया इसमें, कोई नहीं, इनवर्स का निकालना है, आप आसानी से अभी निकाल लेंगे। g इक्वल्स टू f इनवर्स, बस दिखने में ये खतरनाक लग रहा है, और आपको gx निकालना है, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स y इक्वल्स टू 10x minus 7, 7 को इधर ले आइए, y प्लस 7 अपॉन 10 इक्वल्स टू x। उसके बाद शिफ्ट कर दीजिए x को f इनवर्स x से और y को x से, ये आपका f इनवर्स x आ गया, और यही आपका gx है। इसमें सिर्फ इनवर्स निकालना था। फंक्शन दिया हुआ है, बोला g इक्वल टू f इनवर्स x, gx निकालो, gx को मतलब f इनवर्स x निकालो। f इनवर्स x का मतलब x को अलग करो और y को x से शिफ्ट करो और x को f इनवर्स x से, इतना ही करना था। और ये इजी पीसी, ज्यादा इजी केस आ रहे हैं, थोड़ा सा टफ पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमने पहले ही लिख लिया है, और थोड़ा सा लेंथ था तो इसलिए लिख लिया, वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है। f इक्वल्स फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि एक नेचुरल नंबर की तरह बोला गया है इसे, और एक टेंड्स टू 0 + -1 0 + -2 एंड सो ऑन, इज डिफाइंड एज बाय फंक्शन जो बोला है fn इक्वल्स टू n/2 फॉर इफ n इज इवन, n - 1/2 इफ n इज ऑड, और बोला है f इनवर्स -100 की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसे सवाल जब आते हैं जिसमें फंक्शन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाए, इवन या ऑड की फॉर्म में, और उसकी डोमेन और कोडोमेन को भी हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है और आपका 0 + -1 मतलब इंटीजर्स हैं। ये फंक्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता था, फंक्शन नेचुरल नंबर से इंटीजर, तब आपको ये बात समझ जानी चाहिए थी, है ना। ये सेम ही केस लिखा हुआ है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लो, जैसे कि इवन वाला केस है तो इवन वाले में रख के देख लो, ओड वाला केस है तो ओड वाले में रख के देख लो। सबसे जल्दी से इवन वाली रख के देखते हैं, f2 f4 f6, ये वाली वैल्यू आप जल्दी तेजी के साथ रख करके देख लेंगे। n/2 2/2 कितना आया 1, 4/2 कितना आया 1 2, 6/2 आया आपका 3। फिर सवाल पे ध्यान भी देते हैं थोड़ा थोड़ा, माइनस में है ये, माइनस टर्म यहां पर आ रही है, ऐसा करेंगे इवन वैल्यू रख करके देखते हैं। जब आप 1 रखते हैं तो -1 - 1/2 0,
जब आप 3 रखेंगे तो उस केस में -3 -1/2 -2/2 -1। 5 रखेंगे तो 5 -1 4/2 -5 -1/2 -4/2 एंड दिस इज -2। एक्चुअली यहां से नीचे वाले केसेस में, यानी कि ओड वाले केसेस में नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं और इवन वाले केसेस में पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं और जीरो भी इसमें शामिल है। अब चर्चा करते हैं सवाल पर। बोला है कि f का इनवर्स और -100 की वैल्यू बतानी है और ये क्या है fn, ये है fn। f इनवर्स -100, f इनवर्स -100। एक्चुअली यहां पर ये डोमेन है। क्या है? डोमेन है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, 1 1 on 2 है। 1 1 on 2 का मतलब वो नजर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा में, यूनिक वैल्यूज आ रही हैं सभी की, एंड जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से इंटीजर की तरफ जाता हुआ नजर भी आ रहा है। तो उस केस में ये फंक्शन कैसा हो गया? ये हो गया आपका इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन, अगर फंक्शन आपका 1 1 और on 2 है तो इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके इनवर्स का डोमेन उसके जो फंक्शन है उसकी रेंज के बराबर आता है। इट मेक्स ए सेंस कि यहां पर जो रेंज आ रही होगी fn के केस में, fn के केस में रेंज कौन दिखा रहा होगा? fn के केस में रेंज ये है या ये है। डोमेन क्या है? -100। -100 आपको क्या लगता है, क्या इवन में आ पाएगा कभी? इवन के केस में हमने वैल्यू रख करके देखा कि सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। ओड के केस में सारी वैल्यू जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रही थी। तो ये -100 n -1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये चीज समझ में आई है? नहीं। जो f इनवर्स का डोमेन हुआ वो इसका रेंज हुआ, ये कोडोमेन हुआ, है ना। और वो वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी क्योंकि ये नेगेटिव में है और नेगेटिव इसके इक्वल आ जाएगा। चलिए 2 को इधर भेजते हैं, 200 इक्वल्स टू n -1 और n की वैल्यू जो आएगी 200 and 1, ये यहां से आपका आंसर आया। एक्चुअली सवाल इतना टफ नहीं था, सिर्फ इसको इसके इक्वल करना था। लेकिन इतना सोचने के लिए भी कि इनवर्स का डोमेन हमारे दिए हुए रेंज के इक्वल आएगा, हो सकता है कि आप इसे इसके इक्वल कर देते, लेकिन इसे इसके इक्वल करने के लिए ये वाली जो फंक्शन है इनवर्स, ये पॉजिटिव का होता, पॉजिटिव का 50 होता सपोज करो। और पॉजिटिव कब आ रहा है? जब ये इवन है। इट मेक्स सेंस कि 50 कब बाहर आएगा? n/2, जब आप n की वैल्यू कितनी रखोगे? 100 रखोगे। n की वैल्यू कितनी रखोगे? 100 रखोगे जब ये केस आएगा। रख के देख लो। आप जब n की वैल्यू 100 रखोगे, एक इवन वाला केस है, इसमें रखते हैं 100/2, 50 आ गया। ठीक। अगर आप -50 रखते हैं, -35 रखते हैं या माइनस कुछ भी रखते हैं, -50 रखते हैं तब, या -35 रखते, कोई और केस रखते, तब उसको उसके इक्वल कर देते, आपका आंसर आ जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको कोई डाउट ना हो। 48 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। इनवर्सिबल 1 1 on 2 और वैल्यूज को पुट करने का। ठीक। इवन ओड का केस है, इनवर्सिबल 1 1 और on 2 का सबका मिक्सचर थोड़ा सा है, इसमें दिखाई दिया होगा। केस नंबर 49 थोड़ा इजी पीजी सा केस लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका fx, if fx equals to sin inverse 3 minus x minus 6 की पावर 4 की पावर 1/3। वाओ, ये आसान केस दे दिया मिल रहा है। देन f इनवर्स x। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में f इनवर्स x बताने के लिए, तो ये मान के चलिएगा कि वो फंक्शन 1 1 और on 2 है, आइडियली पूछा नहीं जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो इसमें दिक्कत दे सकता है कि अगर वो ये पूछेगा कि क्या ये f इनवर्स है, इनवर्सिबल है, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो 1 1 और on 2 है या नहीं है।
अगर वो 1 1 और 1 2 है तो फिर वो इनवर्सिबल है। फिलहाल इसमें 1 1 1 2 चेक नहीं करने के लिए बोला है, पूछा है कि एफ इनवर्स एक्स बताओ, तो ये हम y मान लेते हैं। हमने इनवर्सिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी बता दी है कि कैसे लिखते हैं। हम एफ एक्स को सबसे पहले y मानते हैं और फिर x को अकेला करके x को रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व करने का मतलब x को अकेला करना होता है, और जब x अकेला हो जाए और सारी इक्वेशन y की टर्म में आ जाए तो y को x से शिफ्ट कर देते हैं और x को f इनवर्स x से। ये हमने बस 3 ही स्टेप में बताया था कि इनवर्स कैसे किया जाता है। चलिए इसे लिख देते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स माइनस 6 की पावर 4 की पावर 1/3। साइन इनवर्स को इधर ले आइए, साइन y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स माइनस 6 की पावर 4 की पावर 1/3। पावर इधर 1/3 में इधर जाएगी तो पावर 3 में पहुंच जाएगी, यानी कि साइन की क्यूब y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स माइनस 6 की पावर 4। इसे इधर ले जाइए, x माइनस 6 की पावर 4 इक्वल्स टू 3 माइनस साइन की क्यूब y, और x माइनस 6 से पावर 1/4 को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाते हैं, 3 माइनस साइन की क्यूब y, और ये 4, ये 6 को भी इधर ले जाते हैं, x इक्वल्स टू 6 प्लस इस पावर 4 का रूट निकाला है हमने और x आ गया। x को अब आप f इनवर्स x से कन्वर्ट कर देंगे और y को लिख देंगे आप x माइनस साइन क्यूब x। ये वाला एक केस आपका सोल्व हो गया, यहां पर आपके f इनवर्स x की वैल्यू आ गई। आई थिंक बहुत ही इजी केस था और बहुत ही आसानी से होना चाहिए था आपसे भी। चलिए नेक्स्ट केस चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हटाए। If fx equals to ax की पावर 5 प्लस bx की क्यूब प्लस cx प्लस d is odd, then ऑप्शन में लिख देता हूं, a equals to 0, b equals to 0, तीसरा केस है c equals to 0, चौथा केस है d equals to 0। चलो बताओ कोई भी फंक्शन के ओड होने की क्या संभावना होती है, क्या प्रोसेस होता है। ये केस हम रिक्वायर्ड वाले केस में हम पढ़ चुके हैं। रिक्वायर्ड वाला कौन सा, रिक्वायर्ड वाला जो आपकी प्लेलिस्ट तैयार है उसमें आप देखेंगे इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर कोई फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आता है तब आप उसे बोलते हैं कि ये इवन फंक्शन है, और अगर किसी फंक्शन में f माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आता है तब आप उसे बोलते हो ओड फंक्शन है। और इस पर हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें कराया था कि कभी कभी क्या होता है पता नहीं लगता कि ये माइनस आएगा कि नहीं आएगा, जबरदस्ती हो जाती है। उस केस में अगर एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स का सम डिफरेंस 0 के इक्वल आ रहा है, अगर एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तब उस केस में ये इवन है। एक केस ये बनता है कि अगर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, अगर इन दोनों का सम 0 के इक्वल आता है तब ये ओड का केस है। ये 4 केसेस हमने इवन और ओड को पहचानने के लिए बताए थे, ठीक। इसके अलावा इवन और ओड को पहचानने के लिए हमने बताया था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इससे ही करने की कोशिश करते हैं। ये f माइनस एक्स रखने की कोशिश करी जैसे ही आपने, तो a x की पावर माइनस एक्स की पावर 5 प्लस b माइनस एक्स की पावर 3 प्लस c इंटू माइनस एक्स प्लस d, माइनस की पावर 5, माइनस की पावर 5, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 1 2 3 4 5, 4 कट गई, 1 माइनस बच गया।
माइनस ए एक्स की पावर 5 माइनस बी एक्स की पावर 3 माइनस सी एक्स, क्योंकि सब ओड है, पावर ओड है तो माइनस आएगा ही आएगा, प्लस डी। डी के ऊपर माइनस का असर पड़ा नहीं क्योंकि उसके साथ एक्स का कोफिशिएंट है नहीं। ये वाली सारी पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव हो गई होती, ये वाली पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव हो गई होती। देखो जरा, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया होता। इसमें कंडीशन कहां, किसने समस्या क्रिएट करी? अगर डी आपका जीरो हो चुका होता, अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाती तो ये सारी टर्म कैसी हो जाती? नेगेटिव। उस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाता? ओड हो जाता। तो यहां पर एक आसान सा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, डी इक्वल्स टू जीरो, ये आपका केस हो गया। ठीक, तो इसमें डी इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 50 हो गया।